अच्छा जी, तो एक और सेशन लेकर आ गए हम लोग। और इरादा वैसे यह था हमारा कि इस सेशन में हम लोग एपीआई को कवर करें, लेकिन इशू यह है कि एपीआई जब भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना हम लोग पोस्ट की, तो उसके लिए हमें एक हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग से पेज चाहिए होगा। तो उसके लिए डायनेमिक राउटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो इसलिए फिर पहले हमने सेशन उसके ऊपर रख लिया ताकि डायनेमिक पेजेस बनाना सिखा दें। उसके बाद फिर हम उसमें ही उसी के अंदर एपीआई इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो इसलिए फिर हमने पहले इसी सेशन रख लिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में एपीआई कवर कर लेंगे हम लोग। तो पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग कि डायनेमिक राउटिंग है क्या। ये होता ही है ना कि रिएक्ट नेक्स्ट जेस में अब मिसाल के तौर पे हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है हमने, और उसमें हमारे पास तकरीबन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 100 200 300 प्रोडक्ट्स हैं। एक तो पेज होता है हमारा ऑल प्रोडक्ट्स का, जहाँ हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे होते हैं। एक होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक और प्रोडक्ट डिटेल पेज खुलता है, जिसके अंदर हर प्रोडक्ट की एक डिटेल होती है कि भाई साइज़ कौन सा चूज़ करना है आपने, कलर कौन सा चूज़ करना है आपने, और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो इसी का डायनामिक पेज होता ही है। अब हर प्रोडक्ट का एक पेज होता है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि हम वीएस कोड के अंदर ही जहाँ हम सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वहीं पे हम एक और हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग पेज बनाएं। ऐसे भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन बीसी जो हमारे पास एक ईजी मेथड और मौजूद है नेक्स्ट.जेएस का डायनामिक राउटिंग का, तो फिर हम वो वाला मेथड क्यों यूज़ करें। अच्छा, इसमें क्या होता है डायनामिक राउटिंग में नेक्स्ट.जेएस की, इसमें हम एक ही पेज बनाते हैं क्योंकि इसका अपना एक फॉर्मेट है नेक्स्ट.जेएस का। हमें फाइल को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना होता है, उससे डायनामिक पेज बन जाता है। अब उससे होता ही है कि जब हम सिर्फ एक ही बार वो पेज एक ही पेज बनाते हैं, मतलब एक ही फाइल बनाते हैं, और उसमें फिर एक उनका अपना तरीका होता है पैराम्स का, हम वो यूज़ करते हैं। उससे ये होता है कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग पेज ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देता है और हमें सिर्फ एक ही फाइल बनानी होती है। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे, तो हम कुछ करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लास्ट क्लास में हमने सैनिटी को देखा था और सैनिटी से डेटा हमने गेट कर लिया था और हमने अपनी यूआई में वो शो भी करवा दिया था। तो अगर उसके रिलेटेड भी से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, हम उसको भी कवर कर लेंगे। अच्छा, हमने राउट बनाया था ऑल प्रोडक्ट्स के नाम से, चल जाएगा। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, तो बस थोड़ी सी इसको स्टाइलिंग दी है मैंने, वो तो आप मेरे ख्याल खुद भी कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग की है इसकी, और बाकी सब चीज़ें वही हैं। तो इसी अब देखें इसमें क्या है, ये एक तरह से ये हमारा ऑल प्रोडक्ट्स का पेज हो गया। और अभी हम जब इस पर किसी भी मिसाल के तौर पर अगर हम मेंस शर्ट पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल गया जिसमें और डिटेल्स लिखी हुई इस प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन हो, या जहाँ पे साइजेस शो हो रहे हो हमारे, या जहाँ पे हमारा कलर वगैरह शो हो रहा है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं हम लोग, तो वो चीज़ वहाँ शो हो रही होगी। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक पेज बनाना। लास्ट क्लास में जो हमने बड़ा कवर किया था उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, और थोड़ी सी बस स्टाइलिंग ही मैंने इसमें ऐड की है, वो भी अब देख लें। पहले कोड वैसे कोड पुश कर दूँगा मैं। अच्छा, हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया था सैनिटी के फोल्डर में ही मैंने बनाया था फैच डेटा का, और इसमें हमने जो डेटा था हमारा सैनिटी से फैच कर लिया था हमने। सिंपल एक क्लाइंट की, जो सैनिटी की क्लाइंट की लाइब्रेरी है, जो क्लाइंट का वो खुद प्रोवाइड करता है हमें फ़ाइल, वहाँ से हमने क्लाइंट डॉट फैच से वो क्यूरी देके डेटा फैच कर लिया था, और उसको फिर हमने
अपनी ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे यहाँ पे फंक्शन में कॉल अवेट करवा के यहाँ पे हमने शो करवा दिया, जिसकी वजह से हमारा डेटा गेट होकर यूआई पे शो हो गया था। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं जब हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें ना, तो वो एक न्यू पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर दे। तो उसके लिए पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करें ना, तो वो पेज जो है उसी के नेम से बने, जो प्रोडक्ट का नाम है ना, उसी प्रोडक्ट का टाइटल जो है उसी के नेम से पेज बने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट बनाते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में फ़ाइल को रखना पड़ता है हमें। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे ना, तो मेरा जो URL है वो इस तरीके से हो। पहले मेरी वेबसाइट का नाम आ गया, मिसाल के तौर पर लोकल होस्ट आ गया, उसके बाद स्लैश करके एक सिंगल प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट के बाद जो है हमारा वो प्रोडक्ट का टाइटल हो, जिससे पता लग जाए कि किसी को भी कस्टमर को पता लग जाएगा भाई हाँ मैं प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के पेज पे हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने करना ही है कि मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। पहले तो प्रोडक्ट के नेम से एक फ़ोल्डर बनेगा, और उसके अंदर फिर हमारा आएगा डायनामिक राउट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम फाइल का नाम आएगा वो भी होगा प्रोडक्ट। ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मर्ज़ी हम कुछ भी रख लें। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये सिंगल पेज शो करवाना चाह रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने नाम रखा है प्रोडक्ट। और ये भी पहला वाला भी फ़ोल्डर है, ये भी फ़ोल्डर है, और फोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल आएगी page.tsx की। ये हमारी फ़ाइल है, ये ऐप छाप राउट, इसका नाम आप पाथ चेक कीजिएगा। हमें SRC ऐप के अंदर प्रोडक्ट के एक URL है प्रोडक्ट का, और उसके अंदर हमारा है page.tsx। तो उसको हम ना पहले टेस्ट कर लेते हैं कि ये पेज हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। अच्छा, प्रोडक्ट के बाद में किसी भी पेज पे जाऊँगा ना अगर, तो वो मुझे सिंपल इसी पेज पे लेके आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ तो मुझे वो इस पेज रिडायरेक्ट कर देगा। बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए प्रोडक्ट पेज भी रिडायरेक्ट कर दिया। इसकी वजह ये है कि मैंने जो राउट बनाया ना, अपना बनाया क्या बनाया मैंने, ऐप के अंदर गए, उसके बाद प्रोडक्ट का फ़ोल्डर है, और उसके बाद है हमारा डायनामिक पेज। तो यहाँ पे पहले वो गया प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद वो आया, जो भी हम आगे लिखेंगे वो सेम उसको गेट करके आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो हमें वो डायरेक्ट ही रिडायरेक्ट कर दे। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा डिव लिखा है हम डिव को ना लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टाइलिंग जो सेम वो लगी हुई है तो उस पर ऑटो अप्लाई हो जाएगी स्टाइलिंग, और हम इसको चेंज कर लेते हैं। सर ये ब्रैकेट में प्रोडक्ट लिखने से मतलब ये है कि हम लिंक में जो लिखेंगे वो आ जाएगा, यही प्रोडक्ट की फाइल खुलेगी। मैं क्या बोला, समझा नहीं मैं आपको, क्या बोला आपने? ये जो सर ब्रैकेट में आपने प्रोडक्ट लिखा है जी फोल्डर जी। बना के, इसका मेन रीज़न क्या, वर्क क्या करता है सर ये? अच्छा, जब हम मिसाल के तौर पे जब हम ये जो हम आगे लिख रहे हैं ना, प्रोडक्ट के आगे जो हमने ये चीज़ लिखी ASD, इसको जी जी हम जी। गेट कर रहे हैं। अब समझिए एक तरह से कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसकी जगह पे ASD खुद ब खुद फिट हो रहा है। अभी आगे अच्छा जाके हम मतलब अभी आगे जाके हम इसी जो हमने लिखा है ना प्रोडक्ट, हम इसी की वैल्यू गेट करेंगे। तो उसकी वैल्यू क्या है इसकी इस वक्त ASD, पैराम्स, वैसे इसको पैराम्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है इस वक्त वो ASD है। तो अभी हम क्या, हमारा जो पर्पज़ है, हम ये चाह रहे हैं कि जब इसकी जो वैल्यू हो वो प्रोडक्ट का टाइटल हो, तो वो भी हम सेट करेंगे। तो मैं वो दिखा देता हूँ फिर आपको। ठीक है सर। अब हम चाह रहे हैं जब हम जो लिंक हो उसका जो, अच्छा हमने एक और चीज़, जब हम सनेट का स्कीमा बना रहे थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ बनाई थी, स्लग के नेम से हमने एक अपना एक पैरामीटर बनाया था, तो उसी की बेस पे हम राउटिंग करवाएंगे। तो अच्छा, हमने जो बनाया है राउट, वो बनाया है हमने प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट आएगा हमारा, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा पेज बने ना, वो बने स्लग की बेस पे। तो फिर उसके लिए तरीका ये है कि अगर हम इसके अंदर डॉलर करके जावा स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, किसी वेरिएबल का नाम लिखना चाह रहे हैं ना, तो हमें स्ट्रिंग को हटा के यहाँ पे लगाना पड़ता है टेम्पलेट लिटरल। उससे ये होता है कि हम डायरेक्टली अपनी स्ट्रिंग के अंदर ही हम डॉलर सिग्नेचर लगाकर और जावा स्क्रिप्ट या कोई भी वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो स्लग की वैल्यू है वो क्या है, हमने यहाँ पे निकाली थी वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे पहले लिखा हमने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद हमने जो लास्ट क्लास में अपना एक पैरामीटर बनाया था वो बनाया था स्लग का। अच्छा, स्लग के अंदर हमें दो वैल्यूज़ मिल रही होती हैं। मैं उसको भी प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आइडिया हो गया।
ये देखें, अब ये हमने सिलेक्ट प्रिंट करवाया था अपना, तो सिलेक्ट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, 2 वैल्यूज उसके अंदर आ रही होती है हमारी। एक आ रही होती है करंट के अंदर जो है वो टाइटल है, एक तरह से टाइटल है, टाइटल को हमने सिलेक्ट में कन्वर्ट करवाया हुआ है और उसकी टाइप आ रही होती है। लेकिन हमें टाइप से हमारा काम नहीं, हमारा काम जो है सिर्फ करंट से। हम चाह रहे हैं जो हमारा URL बने वो बने लोकल होस्ट 3000, उसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद जो है हमारा वो स्लग का नेम आना चाहिए। हमने वही लिखा है यहाँ पे, हमने लिंक क्या दिया प्रोडक्ट के बाद हमने लिखा प्रोडक्ट डॉट स्लग, और स्लग के अंदर हमारी जो टाइटल की वैल्यू है वो है करंट के अंदर। तो स्लग के बाद हम लिख लेते हैं करंट। अब हम जस्ट इतना चेक करते हैं कि हमने जो URL ऐड किया है यहाँ पे, जो हमने राउट ऐड किया है वो वैल्यू ऐड हुई है UI में या नहीं हुई। अब देखें, जब मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर होवर किया तो ये नीचे लेफ्ट बॉटम में देखें, यहाँ पे हमारी वैल्यू लिखी हुई आ गई राउट की। क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट लोकल होस्ट 3000/product/women's शर्ट। हमने खुद यहाँ पे डिफाइन किया था कि हम चाह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट लिखा हुआ है पहले। अब ये तो मेरा ऑप्शनल फीचर था, हम अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई लोकल होस्ट के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम आ जाए, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट का फोल्डर हटा दूँगा और इस फाइल को बाहर ले जाऊँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा आता है कि जब कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज पे हूँ। तो इसलिए मैंने लिखा पहले हमने प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा। अच्छा, अब हमारा राउट तो बन गया, लेकिन अब मैंने जैसे बताया था आपको, अब मैं किसी भी पेज पे जाऊँगा ना तो वो राउट बन गया, क्योंकि डायनामिकली बन रहा है ना। मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब हुआ क्या, वो आया ऐप के अंदर गया, ऐप में प्रोडक्ट के अंदर गया, और यहाँ पे उसने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रोडक्ट लिखा है ना हमने, इस प्रोडक्ट की जगह पे फिट हो गया ये विमेंस शर्ट, तो ये उसकी वैल्यू लेकर आ गया। मतलब हमारा राउट तो डायनेमिक राउट बन गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो ये चाह रहे हैं हम लोग कि इस पेज के अंदर ना सिर्फ उसी प्रोडक्ट का डेटा है जिस पर हम लोग क्लिक किया है, और वो डेटा हम गेट कैसे करेंगे, वो हम डेटा इसके टाइटल की बेस पे ही गेट करेंगे। हम वो चाहे किसी और बेस पे भी गेट कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जेस का तरीका है अपना वो है पैराम्स की बेस पे। तो पैराम्स यही होता है जो हमारे पास URL में हमें लास्ट में वैल्यू मिल रही होती है, यही पैराम्स होता है। तो हमें यही वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इसी की बेस पे अपनी जो भी है प्रोडक्ट गेट करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इधर ही है। अब ये इसमें हमारे पास नेक्स्ट जेस का अपना एक फ़ीचर है जिसको हम पैराम्स कहते हैं। उससे ये होता है कि हम जो भी URL में टाइप हो रहा होता है ना उसकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। अब मैं उसकी भी पहले उसको हम ना यहाँ से गेट कर लेते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट जेस का अपना ही फ़ीचर है ये, और उन्होंने हमें खुद ये उसमें बिल्ट इन फीचर आता है ये, ताकि हम डायनामिक राउटिंग कर सकें कि जिस भी वैल्यू की बेस पे हम करना चाह रहे हैं ना उसकी बेस पे। अब पहले ना हम आगे बढ़ने से पहले मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ उसकी वैल्यू को, ताकि मुझे हम आइडिया हो जाए हमें कि भाई हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है इस पैराम्स के अंदर। अच्छा, और एक और बात, अब ये जो नेक्स्ट जेस का जो डिफ़ॉल्ट पेज बिहेवियर होता है ना वो होता है हमारे पास सर्वर साइड पेज होता है डिफ़ॉल्ट। तो मतलब कि इसका जो कंसोल है मुझे यहाँ पे ब्राउज़र में शो नहीं होगा, मुझे वो कंसोल में ही शो होगा। अब पेज को मैंने रिफ्रेश किया, उस पेज पे जो प्राइस जैसी लगी, और यहाँ पे उसने मुझे पैराम्स के अंदर देखें ये वैल्यू निकाल के वैल्यू लेकर आ गया वो। अब ये वैल्यू क्या है, जिस भी प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया उसी का स्लग लेकर आया मेरे पास ये। अब मैं एक काम करता हूँ कि किसी और प्रोडक्ट पे चलते हैं हम लोग। मैं चलता हूँ किड्स शर्ट पे, तो यहाँ पे देखें अभी ये किड्स शर्ट लेकर आ गया। मैं गया मेंस शर्ट पे, तो यहाँ पे अभी ये मेंस शर्ट लेकर आ गया। मतलब ये कि हमने जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया उसके टाइटल या उसके सिलेक्ट की बेस पे हमने एक न्यू पेज बनाया, डायनामिक पेज बनाया, और उसका नाम हमने वही रखा जो कि उसका सिलेक्ट में हमने जनरेट करवाया था सैनिटी से, हम अपना डेटा पुट कर रहे थे, उसी की बेस पे हम यहाँ पे हमने पेज जनरेट किया। तो मतलब ये है कि हम जो भी यहाँ पे लास्ट में टाइप करेंगे ना, ये चीज़ जो मेन शर्ट प्रोडक्ट के बाद जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो वैल्यू हमारे पास पैराम्स के अंदर रिसीव हो जाएगी हमें। हमने यही किया अभी यहाँ पे, और वो वैल्यू हमें पैराम्स के अंदर रिसीव हो गई। एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं। अच्छा, अब इस पैराम्स में हमें सारी वैल्यू रिसीव तो हो गई है, लेकिन अभी एक स्टेप हमारा और है। अच्छा, यहाँ पे डेटा जो हमने वही शो करवाना है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे गेट किया हुआ है ना, क्योंकि इस फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो है ये सारा प्रोडक्ट का डेटा लेकर आ जाएगा यहाँ पे, और वही हमें यहाँ प्रिंट करवाना है। लेकिन इधर कंडीशन थोड़ी चेंज है,
ऑल प्रोडक्ट्स में कंडीशन ये थी कि हमें सेम पेज पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स शो करवाने थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज है। हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ सिर्फ उसी का डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए हमें फिर वो डेटा फ़िल्टर करवाना पड़ता है अपना, लेकिन उससे पहले हम अपना जो भी फंक्शन है जो सारा डेटा हमारे पास लेकर आएगा, पहले हमें वो सारा डेटा लेकर आना पड़ेगा और फिर उसी सारे डेटा के अंदर हमें फ़िल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ताकि अच्छा हम फ़िल्टर किस बेस पे करवाएंगे, इसी नेम की स्लग की बेस पे, कि भाई जिस प्रोडक्ट का स्लग ये है ना वो वाला डेटा लेके आ जाओ सिर्फ आप। तो वो एक ही डेटा लेकर आएगा जिसके अंदर जिसकी वैल्यू किड्स शर्ट होगी या जिसकी वैल्यू मेंस शर्ट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम वो अपना जो फंक्शन था जिसमें सारा जो सैनिटी का डेटा है जो फैच करके आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसको हम गेट कर लेते हैं डेटा पहले वेट। अच्छा, फंक्शन का नाम था फैच प्रोडक्ट्स। अच्छा, अवेट पे एरर देगा। अच्छा, अवेट को यूज़ करने के लिए हमें जो उसका फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन होता है, उसको हमें एसिंग करना पड़ता है। एसिंग कर लेते हैं और अवेट चल जाएगा हमारा। अपडेट जो फंक्शन था हम फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शन का नेम क्या था, मैं ज़रा चेक कर लूँ। फैच डेटा नेम था, ठीक है फैच डेटा। और ये मैंने एक डेटा अपना वेट करवा लिया। और अब यहाँ पे हम इस डेटा को भी प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि हमें डेटा यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है। पेज को रिफ्रेश किया ताकि न्यू रिक्वेस्ट लगे पेज के ऊपर। और डेटा हमारा प्रिंट हो गया है। लेकिन अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या 3 प्रोडक्ट्स हैं ना हमारे, तो तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा यहाँ तक आ रहा है, ये सेकंड प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, और इसी के नीचे थर्ड प्रोडक्ट भी आ रहा है। लेकिन हमें तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं। हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का डेटा है। और अगर ये जिस भी हम स्लग के ऊपर जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें ना हम लोग, सिर्फ वही डेटा लेकर आएगी। तो उसके लिए होता है कि हमें डेटा अपना फ़िल्टर करवाना पड़ेगा, या कह लें हमें फाइंड, एक मेथड होता है फाइंड का, हमें वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वो कर लेते हैं। अच्छा, उसमें हम एक सिंपल जो हमारा डेटा के अंदर सारा डेटा स्टोर हुआ है ना अभी हमारा, तो उसी के ऊपर हम फंक्शन और एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, फाइंड फ़िल्टर कोई भी हम लगा सकते हैं। मैं उसका डिफरेंस भी बता दूँगा, तो हम वो अप्लाई कर लेते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फ़िल्टर डेटा, और इसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया डेटा। अच्छा, डेटा के बहुत सारे जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं काफ़ी सारे। उसमें से एक फंक्शन जो है हमारे पास होता है, एक फंक्शन होता है हमारे पास फ़िल्टर का, दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है फाइंड का। इन दोनों में डिफरेंस के मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। पहले हम ना एक काम करते हैं, लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं फ़िल्टर का फंक्शन, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जैसे सिंपल मैपिंग करवाते हैं ना डेटा में, उसी तरीके से फंक्शन इस्तेमाल होता है ये वाला भी। और इसमें भी हमें जो भी एक वेरिएबल है हमें वो उठाना पड़ता है। उसको हमने टाइप दे दी कोई भी, और उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे हमें डेटा फ़िल्टर करवाना है। तो हम यहाँ पे हमने एक वेरिएबल यहाँ से निकाल लिया, डेटा के अंदर फ़िल्टर का मेथड लगाया हमने, और हमने उसमें से आइटम की एक वैल्यू निकाल ली। अब इस आइटम में क्या स्टोर होगा, कुछ याद है आपको, हम मैपिंग करवाते हैं। तो इस आइटम के अंदर एक सारे पूरा वो 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ भी कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आइटम डॉट कुछ भी लिखूँ, तो वो तीनों की एक एक वैल्यू फ़िल्टर करवा के या फिर वो प्रिंट करवा देगा। सिंपल मैपिंग की तरह ही काम करता है ये। लेकिन इसमें हम कंडीशन लगा दें कि भाई जिसमें अगर ये चीज़ मौजूद हो तो सिर्फ वही वाला डेटा लेकर आओ। इसलिए हम फ़िल्टर या फिर फाइंड का मेथड के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम जो फ़िल्टर करवा रहे हैं डेटा, वो किस बेस पे करवाना चाहते हैं? हम करवाना चाहते हैं सिलेक्ट की बेस पे। जो हमारे पास यहाँ टॉप पे हमें ये वैल्यू मिल रही है ना, मेंस शर्ट, ये एक्चुअली में हम यहाँ क्या लिखा है हमने, यहाँ पे हमने सिलेक्ट लिखा है। ये वैल्यू मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे हमने लिखा है प्रोडक्ट डॉट सिलेक्ट डॉट करंट। तो इस वैल्यू के बेस पे हम अपनी फ़िल्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा पहले तो आइटम, ये आइटम जो मुझे यहाँ से रिसीव हुआ ये वाला, और उसके बाद फिर मैंने उसमें ये लिख दिया आइटम डॉट सिलेक्ट डॉट करंट। मैं चाह रहा हूँ कि भाई आइटम डॉट सिलेक्ट डॉट करंट जब बराबर हो किसके, जब बराबर हो पैरम्स। अच्छा, ये भी मैंने प्रिंट करवाया था ऊपर, मैम दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ पैरम्स को, ताकि मुझे पैरम्स की वैल्यू भी मिल जाए यहाँ से। और मैं यहाँ पे भी इसको मैं मैच करवा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको चेक करवा दूँ।
अच्छा, अब देखें दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई हमारी। अब हम करवा रहे हैं इसमें मैचिंग। अब हम गए हुए हैं भाई प्रोडक्ट डॉट मेन शर्ट की बेस पे। मेन शर्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास स्लग हमारा। अगर मैं आपको कंप्लीट डेटा दिखाऊं, यहाँ पे मुझे मिलेगा ये आइटम डॉट स्लग डॉट करंट। अच्छा, आइटम डॉट स्लग डॉट करंट इधर है हमारे पास वुमेन शर्ट्स, यहाँ पे हमारे पास मेन शर्ट। हम लोग खड़े हुए हैं मेन शर्ट की पेज पे। हम चाह रहे हैं भाई, हम मैपिंग फिल्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं आइटम डॉट स्लग डॉट करंट, ये मेन शर्ट और जो पैरम्स के अंदर हमें प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है मेन शर्ट, दोनों वैल्यू सेम है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ की बेस पे ना हम डेटा गेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने फिर ये फंक्शन लगाया हमने और ये फिल्ट्रेशन करवाई है हमने। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने वही चीज़ लिखी है कि भाई जब अभी मैंने कंसोल में दिखाया आपको दोनों वैल्यूज सेम थी, तो हमने उन दोनों की वैल्यूज़ आपस में मैच करवाई। हमने बोला कि भाई आप इस डेटा के अंदर सारा डेटा आ रहा है, जो भी 10-12 प्रोडक्ट्स हैं वो सारा आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पे आइटम डॉट सेलेक्ट डॉट करंट की वैल्यू और जो पैरम से में वैल्यू मिली है दोनों मैच हो जाए ना, सिर्फ वही वाला डेटा ना आप प्रिंट करवा दो, बाकी की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं इसको कंसोल करवा दूँ कि ये कौन सा डेटा लेकर आया है मेरे पास अभी, और मैं डेटा का भी प्रिंट करवाता हूँ कि डेटा के अंदर हमारे पास कंप्लीट डेटा मिल रहा होता है वैसे हमें। अब करते हैं पेज रिफ्रेश, चलते हैं कंसोल में। अच्छा, ये है हमारा कंप्लीट डेटा जो कि हमें रिसीव हुआ उधर से डेटा करके, और यहाँ पे हमें सारा डेटा रिसीव होगा। विमेंस सेट का डेटा भी रिसीव हुआ, मेंस का डेटा भी रिसीव हुआ, सब रिसीव हुआ। और पैरम्स के अंदर हमने वो सिर्फ एक चीज़ जो है, एक ही हमने स्टोर वो करवाया फंक्शन कि अगर मैच जो करे वही लेकर आओ डेटा। अब पैरम्स के अगर आपको पैरम्स की वैल्यू दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा है पैरम्स के अंदर फ़िल्टर्ड डेटा है। पैरम्स के अंदर ना मुझे वो डेटा मिलेगा, इस फ़िल्टर्ड डेटा के अंदर मुझे वो डेटा मिलेगा जो कि ऑलरेडी फ़िल्टर हुआ आएगा। अब वहाँ पे मैंने इसको फ़िल्ट्रेशन करवाई मेन शर्ट की बेस पे, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही मिलेगा, एक ही डेटा मिलेगा, और वो मुझे मिलेगा मेन शर्ट का। देखिए मुझे सिर्फ एक ही डेटा मिला। अब फ़िल्टर में और फाइंड में ना एक डिफरेंस है हमारे पास। हमने यहाँ पे यूज़ किया फ़िल्टर। अब फ़िल्टर यूज़ किया हमने, तो हमारे पास जो डेटा रिसीव हुआ ना वो हमें रिसीव हुआ है एरे की फॉर्म में, और अगर एरे से डेटा निकालना चाहते हैं हमें उसके लिए मैपिंग करनी पड़ती है। अब फ़िल्टर से होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स, अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारे अब सेम अगर टाइटल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हो रहे हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स ना एक एरे के अंदर लेकर आ जाएगा। लेकिन फाइंड क्या करता है, फाइंड ना सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेकर आता है, एक ही आइटम लेके आता है हमारा, इसलिए वो हमारा पास डेटा एरे में लेकर नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर आता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही आइटम आ रहा। अब डिफरेंस ये है, इसके अंदर ये डिफरेंस है। और हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई जिस प्रोडक्ट पर हम क्लिक करें सिर्फ उसी का डेटा है, सिर्फ एक ही डेटा है, तो इसलिए हमारे पास रेलिवेंट जो है ना वो फ़िल्टर नहीं है, फाइंड है। तो हम यहाँ पे ना फाइंड यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये डेटा रिसीव हुआ हमें एरे की फॉर्म में, और इसके नीचे जो डेटा रिसीव होगा हमें, अब चेक करते हैं ये डेटा किस फॉर्म में। ये अच्छा, ये डेटा, ये वाला डेटा रिसीव हुआ हमें फाइंड के मेथड से, और ये हमें सिंपल रिसीव हुआ ऑब्जेक्ट की ही फॉर्म में। देख रहे हैं, ये डिफरेंस है फाइंड में और फ़िल्टर में। तो अभी हम अब इस पेज पे मैपिंग तो करवानी नहीं है हमने, इस पेज पे हमने एक ही प्रोडक्ट शो करवाना है, जिस पे क्लिक करें सिर्फ वही प्रोडक्ट शो हो, इसके अलावा कोई और बाकी प्रोडक्ट शो ना हो। तो अब क्या हुआ, उसने ऑटोमेटिकली डेटा फ़िल्टर करवाया, फाइंड करा उस डेटा, और जहाँ पे स्लग की वैल्यू और पैरम्स की वैल्यू बराबर हो गई ना, तो वो लेकर आ गया वो। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँगा ना, तो अब मैं साथ रखा, मैं यहाँ पे इस फ़िल्टर डेटा के अंदर ना मेरा सारा डेटा रखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़िल्टर डेटा डॉट टाइटल, चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे। अब देखें, ये मिसाल ये हमारा मेन पेज आ गया जहाँ सारे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं हमारे। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ किड्स शर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे वो सिर्फ टाइटल लेकर आया, सिर्फ किड्स शर्ट ही प्रिंट करवाया उसने। मैं क्लिक करता हूँ मेन शर्ट के ऊपर, तो वो सिर्फ मेन शर्ट का डेटा दिखाएगा, मुझे किसी और का डेटा नहीं दिखाएगा। और ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई, ये चीज़ पॉसिबल हुई फाइंड के मेथड से। अब अगर मैं फ़िल्टर यूज़ करता, काम उससे भी हमारा हो सकता है, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है। वो रेलिवेंट कब है, जब हम किसी एक वैल्यू के बेस पे एक से ज़्यादा डेटा प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तब फ़िल्टर काम आएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं भाई एक वैल्यू के बेस पे ना एक ही डेटा लेकर आओगे, तो उस तब हमारा फाइंड का मेथड काम आएगा हमारा। अभी हम एक ही डेटा लेके आना चाह रहे थे, तो हमने फाइंड यूज़ किया, और यहाँ पे हम जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ना, वही डेटा हमारा यहाँ पे शो होगा, और उसी के बेस पे डेटा गेट करेगा। जो बाकी वैल्यूज़ हैं हम वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं।
टाइटल के बाद हमें एक वैल्यू रिसीव हो रही है डिस्क्रिप्शन की, और डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस भी ऐड की हुई है हमने, और हमने कैटेगरी भी ऐड की हुई है। चलते हैं पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, और ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, कंसोल को ना हटा, वैसे हम सिर्फ कंसोल हम टेस्टिंग के लिए कंसोल लिखते हैं, तो जब हम इसको प्रोडक्शन में लेकर आएंगे तो कंसोल रिमूव कर दीजिएगा। अच्छा, अब हमारा ये जो का हो चुका काम, अब हम चलते हैं किड्स शर्ट पे, तो हम देखते हैं हमें कौन सा डेटा रिसीव हो रहा है किड्स शर्ट के अंदर। देखें, किड्स शर्ट में मुझे सिर्फ किड्स शर्ट का ही डेटा रिसीव हुआ और किसी और प्रोडक्ट का डेटा रिसीव नहीं हुआ। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूं इस प्रोडक्ट को, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी का डेटा रिसीव हो रहा है। देखें, किसी और प्रोडक्ट का डेटा रिसीव नहीं होगा मुझे। तो इस ये है डायनामिक राउटिंग मेन। अब इससे क्या होगा, अब मैं सैनिटी पे जाऊँ ना डायरेक्टली, और मैं वहाँ पे ना जाके अगर और डेटा ऐड करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि अब ये नहीं कि दोबारा मुझे चेंज, यहाँ पे आके सिर्फ मैंने एक ही फ़ाइल बनाई है ना, मैंने कोई 10-12 फाइल नहीं, 10 प्रोडक्ट्स के 10 फाइल्स नहीं बनाई मैंने, एक प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट्स थे ना, सिर्फ एक ही फ़ाइल बनाई है। तो अब मुझे इसको एक ही बार मैंने स्टाइलिंग दे दी और इसको मैंने छोड़ दिया। वैसे नॉर्मली देखा होगा आपने, जैसे प्रोडक्ट पेजेस बने हुए होते हैं नॉर्मली, अब किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अगर मैं एग्जाम्पल दिखा सकूँ, मिसाल के तौर पर आप देखें, ये अब कितने प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं ना। अब मैं यहाँ से किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक किया मैंने, और ये जो पेज खुला, एक डायनामिक पेज खुला ना, ये भी दो, मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो मुझे वो एक डायनामिक पेज ला कर देगा मुझे वो। मैं क्लिक करता हूँ, भाई मुझे शर्ट अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स, यहाँ पे कलर चूज़ करो आप, साइज़ चूज़ करो आप, तो क्वान्टिटी चूज़ करो आप, तो हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग पेज बना हुआ है ना, तो इसी के लिए मेन काम आता है। अब अगर मैं यहाँ से जाकर कोई नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए मुझे दोबारा आके यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली ना उसको ऐड कर देगा। मैं रैंडमली कुछ भी ऐड कर देता हूँ फिलहाल अभी। अच्छा, ये है वो स्लग जिसकी बेस पे हम जो है डेटा गेट करते हैं। अच्छा, मसला ये है कि जो टाइटल है ना हमारा, टाइटल में देखें बीच में ये ब्लैंक स्पेस आ जाती है, जो कि हम लिखते हैं सिंपल, लेकिन हम कभी भी ना यूआरएल में किसी भी लिंक में ना ब्लैंक स्पेस ऐड नहीं कर सकते, और इसको हमने ना मतलब आपस में कनेक्ट करना होता है। और स्लग का काम यही होता है, अगर मैंने इसका लास्ट सेशन में हमने इसका स्कीमा बनाया था और स्लग मैंने बनाना सिखाया था। अब मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो उसको कन्वर्ट कर देगा स्लग के अंदर, और बीच में वो डैश ऐड कर देगा। और इसलिए हम स्लग यूज़ करते हैं कोई भी राउट बनाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में कोई भी ऐड कर दो यहाँ मैं, अच्छा कैटेगरी है मेरी मेंस की, मैं करता हूँ इसको पब्लिश। ये पब्लिश हो गया, यहाँ से यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। अब देखें, ये एक नया प्रोडक्ट ऐड हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पे, और अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो डेटा वो सारा लेकर आएगा जो मैंने अभी ऐड किया था। मतलब इससे क्या हुआ, मुझे कोई और चेंजेस नहीं करनी पड़ी। अगर हम डायनामिक राउटिंग यूज़ नहीं करें तो हमें पे हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग से एक पेज बनाना पड़ेगा, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, डेटा लिखना पड़ेगा। तो डायनामिक राउटिंग में यही चीज़ काफ़ी ईजीली हम कर सकते हैं, और सारा डेटा जो है ना वो एक ही बारी में गेट कर लेता है। तो ये यहाँ तक हमारा जो काम था वो हो गया। अब एक और चीज़ हमारे पास होती है कि जनरेट स्टैटिक पैराम्स, एक नेक्स्ट जेएस का फीचर है, फंक्शन कह रहे हैं। इससे क्या होता है, अब अगर जितना मैंने काम अभी यहाँ पे किया है ना, और अब मैं यहाँ पे अगर बिल्ड बनाता हूँ या कोई भी अगर मैं कहीं कोड पुश करता हूँ या कहीं डिप्लॉय करता हूँ, तो बिल्ड बनती है फिर कोड जाता है ना। तो अगर मैं बिल्ड बनाऊँगा ना इसकी अभी, तो उससे क्या होगा कि जब बिल्ड में होता है ना, सारे पेजेस जो यहाँ पे बने हुए हैं वो उसके स्टैटिक फाइल बना देता है, ताकि हम जब भी हम एप्लीकेशन को लॉन्च करें तो वहाँ पे पहले से पेजेस बने हुए हैं और वो पेज जो है लोड ना करे चलने में। अब अगर मैं यहाँ पे बिल्ड बनाता हूँ तो यहाँ पेज इसकी जगह पे कौन सा पेज बनेगा,
इसकी जगह पे ना कोई भी पेज जनरेट नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चीज़ बनाई नहीं, कोई चीज़ हमने परफॉर्म ही नहीं की। इसको क्या पता कि भाई अजान मुझे के लिए वेट कर। ये अजान का वेट कर लो। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? कंफर्म करती है। जी, मैं कोड दिखा भी दूंगा और मैं कोड पुश भी कर दूंगा गिटहब पे। उसका जो भी लिंक है वो आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड भी करूँगा मैं। वहाँ पे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। वीडियो भी बाद, लेक्चर भी बाद में देख सकते हैं। आपको वहाँ पे गिटहब का लिंक भी मिल जाएगा, कंप्लीट कोड भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब ना मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसकी हम बिल्ड बना के दिखाता हूँ कि उस टाइम पे ये कितने पेज जनरेट करता है। अभी जब हम बिल्ड बना रहे हैं ना, तो इसको क्या पता कि भाई कितने प्रोडक्ट्स जो है मुझे रिसीव हो रहे हैं पीछे सैनिटी से कहीं से। इसको इस बारे में पता नहीं होता। तो अब ये जो पेजेस यहाँ पे बने हुए ना स्टैटिक, एक ये पेज स्टैटिक है हमारा, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर ये पेज हमारा स्टैटिक है। ये सारे पेजेस जो है ना बन जाएंगे पहले ही। लेकिन अब इसके अंदर तो पेज है ही नहीं ना स्टैटिक, ये तो पूरा डायनेमिक पेज है। लेकिन इसको तो पता नहीं होगी ना ये बात कि कितने पेजेस इसको मिल रहे हैं यहाँ पे, तो वो इसकी जगह पर पेज जनरेट करेगा ही नहीं। अब हम चले बिल्ड तो बन जाएगी, कोड पुश भी हो जाएगा, डिप्लॉय भी हो जाएगा। जब हम उस पेज पे, डायनामिक पेज पे क्लिक करेंगे ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो कुछ टाइम लेगा, 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेगा। उसको ना, क्यों उसको रन टाइम में मिलेगी ना वो चीज़, हम क्लिक करेंगे उसी टाइम पे वो जावास्क्रिप्ट रिसीव होगी, HTML में कन्वर्ट करेगा, तो टाइम लगता है बीच में उसको कन्वर्ट करने में। तो इससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। 3 से 4 सेकंड हमारे ज़ाया हो जाते हैं सिर्फ उस पेज को लोड होने में। तो इसके लिए एक फ़ंक्शन है Next.js का बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम कहते हैं जनरेट स्टैटिक पैराम्स। उससे क्या होता है कि जब हम बिल्ड बनाते हैं, पहले हम वो फंक्शन यूज़ करते हैं और उस फंक्शन में डिफ़ाइन कर देते हैं कि भाई हम बिल्ड बनाते हुए ना हमें इस नेम से पेजेस बनाना ही बनाने हैं। जब हम बिल्ड बनाते हैं तो भाई वो बिल्ड बनते हुए देखता है, वो फंक्शन पे जाता है, जैसे फंक्शन पे पहुंचता है वो देखता है कि भाई मुझे इतने प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, तो उन सब की ना वो एक सब के जितने भी प्रोडक्ट्स अपलोड हुए हुए होंगे उन सब का वो एक स्टैटिक पेज में बना के जनरेट कर देता है और वो डिप्लॉय कर देता है। उसके बाद जब हम डिप्लॉय करते हैं अगर, इससे क्या होगा, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो वो अब देखें ऐसी ये वेबसाइट है, ये मैंने ही बनाई हुई है। तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो जब मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो वो फ़ौरन एकदम से चलेगा पेज। मैंने इस पर क्लिक किया, क्योंकि फ़ौरन चल गया पेज। क्यों चला? क्योंकि बिल्ड बनाते हुए ना मैंने वो फंक्शन यूज़ किया था, तो उसने उसकी HTML ऑलरेडी जनरेट की हुई थी, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ा कि भाई 2 से 3 सेकंड। किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वो चल जाएगा 2 सेकंड के अंदर, या उससे 1 सेकंड में चल जाएगा फ़ौरन ही। जब तक ये बिल्ड बनती है, तब एक फंक्शन चेक कर लेते हैं।
अच्छा, बिल्ड भी जो बनाएंगे ना हम, जो फंक्शन यूज़ करते हैं स्टैटिक पैराम्स वाला, उसके अंदर भी हमें एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है कि भाई तुम्हें किस नेम से पेजेस जनरेट करने हैं। और हमने यहाँ पे किस नेम से पेज बनाया है, हमने पेज बनाया है यहाँ पे ब्लैक शर्ट के नेम से मिसाल के तौर पे, या हमने पेज बनाया है किड्स शर्ट के नेम, किड्स शर्ट की बेस पे बनाया है। तो हमें वहाँ पे ना उस फंक्शन के अंदर भी ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है। अभी तो मैंने उसको सर्वर ऑफ कर दिया, तो वो चीज़ हमें वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी उस फंक्शन के अंदर कि भाई तुमने इस बेस पे जो भी स्टैटिक पेज है वो बनाना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बिल्ड बन जाए, तो मैं फिर आपको दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, या कि ये कोड सामने खुला हुआ है मैंने, इस कोड से रिलेटेड कुछ भी इसके मुताबिक पूछना है आपने तो आप पूछ लें। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, तो उसको भी कवर कर लें। लास्ट पे इसका रिवीजन भी कर लेंगे, मैं तुम्हें दोबारा से इसको समझा दूँगा ताकि समझ में आ जाओ अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्फो कलेक्टिंग पेज डेटा। अब यहाँ पे पेजेस जनरेट कर रहा है ये, वो देख रहा है भाई कौन कौन से पेजेस मिल रहे हैं इसको। अभी हमने वो फंक्शन यूज़ नहीं किया ना स्टैटिक पैराम्स वाला, तो उसको ना ये वाला जो प्रोडक्ट का राउट है ये इसको मिलेगा ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये जो डायनामिक पेज है इसका हमने एड्रेस एक जगह पे दिया है ना, लिंक में, लिंक वाले कंपोनेंट में, वो आप दिखा देंगे जरा, जहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग रिटर्न यूज़ करी है। अच्छा, अब ये सबसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक तो मैंने बनाया है मेन फोल्डर बनाया है, सही ख्याल है, मैंने एक राउट बनाया है प्रोडक्ट के नेम से, ये रखा हुआ प्रोडक्ट का नेम, और उसके बाद मैंने लिखा प्रोडक्ट डॉट सिलेक्ट डॉट करंट। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो मैं न्यू पेज बना रहा हूँ ना, यहाँ पे देखें ये चीज़ जो मैंने लिखी हुई है, ये चीज़ मैं इन दोनों को मैच करवा रहा हूँ ना, तो मुझे जो राउट बनाना है वो भी तो इसी बेस पे बनाना पड़ेगा ताकि मैच तो करे कम से कम। तो अब मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ना, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब मैं इस राउट पे जाऊँ तो वो ऑटोमेटिकली इसको मैच करवाए और वही डेटा प्रिंट करवा दें यहाँ पे आगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी फाइल्स दिखाऊँ तो इसने जो फाइल्स जनरेट की हैं, अब देखें, एक इसने फाइल जनरेट की ऑल प्रोडक्ट्स की, जो कि ये वाली फाइल थी, जो ये वाला इसकी ये मेन पेज था। उसके बाद वो आगे प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर उसने सिर्फ एक ये पेज जनरेट किया प्रोडक्ट का, और देखें इसका साइज़ भी इतना कुछ नहीं है, 138 बाइट्स है, मतलब इसमें इसने कुछ इतना जनरेट किया ही नहीं है इसके अंदर उस फंक्शन के बगैर। अब जब मैं इस पेज को मैं जब एक्सेस करूँगा ना, और वो तकरीबन 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेगा उस पेज को बनाने में, जनरेट करने में, जावास्क्रिप्ट से HTML में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम ले लेगा। तो उसके लिए वो फंक्शन हमारे पास आता है जनरेट स्टैटिक पैराम्स का, और अब हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, वो बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसके लिए हमें उसको इंपोर्ट वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन। अच्छा, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, अगर इसकी हम स्पेलिंग में कुछ भी गड़बड़ कर देंगे ना तो फिर वो फंक्शन चलता नहीं है हमारा। तो ये बात देख लीजिएगा, जनरेट, अच्छा कैमिल केस है ये, जनरेट स्टैटिक पैराम्स, और इसके अंदर हम अपना वो जो भी बिल्ड में हम चाह रहे हैं, जो जिस नेम से हम पेजेस बनाना चाह रहे हैं बिल्ड के टाइम पे, हम वो इसके अंदर उसकी लॉजिक हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे जैसे हमने डेटा फैच किया ये वाला, और हमें ये डेटा उसके अंदर भी फैच करना पड़ेगा ताकि हम इसकी बेस, इसमें जो डेटा रिसीव होगा ना हम उसी की बेस पर राउट बनाएं। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको एसिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सेम अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो वो तो पता है आपको, यहाँ पे वो सारा जो भी डेटा रिसीव होगा वो प्रिंट करवा देगा यहाँ पे। और अब हम इसी के अंदर ना हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा पेज बने वो बने स्लग की बेस पे, तो हम इसके अंदर मैपिंग चलाते हैं पहले। तो हम इसको, अच्छा इसको हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा, हम रिटर्न करवाते हैं जो डेटा रिसीव हुआ ना हमें, हम उसके अंदर करिए हम उस पर मैपिंग करेंगे
और जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करके आइटम में से हमने स्लग करंट की वैल्यू निकाली थी, स्लग की वैल्यू, और हम स्लग की बेस पे पेजेस बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे भी मैपिंग करके स्लग की ही वैल्यू निकालेंगे ताकि जो पेज बने हमारा वो स्लग की बेस पे ही बने। यहाँ पे हम इसमें से आइटम ले लेते हैं, आइटम की टाइप देते हैं एनी, और इसको हम अच्छा, अब इस वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब आइटम के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आइटम डॉट सेलेक्ट डॉट करंट की वैल्यू हमें आइटम के अंदर मिल जाएगी। अब मैपिंग से क्या होता है, मैपिंग से जितना भी डेटा रखा होगा ना हमारे पास एरे के अंदर, वो सारा का सारा डेटा लेकर आता है। और हमने जो बिल्ड के टाइम पे पेजेस जनरेट करने हैं, वो तो हमने एक की तो नहीं करने ना, हमने जितने भी डेटा एरे में जितना डेटा हमें रिसीव हो रहा है, हमने उन सब के जो है एक स्टैटिक पेज बनाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मैपिंग करवाई है ताकि जितने भी डेटा रिसीव हो ना इसका, उस सब का जो है ये बना दे प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे किड्स शर्ट की, ये वैल्यू इस प्रोडक्ट की जगह पे होती है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है ना वैल्यू, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू फिट होती है। और हम यहाँ पे यही लॉजिक डिफाइन करेंगे कि भाई इसकी जगह पे ना हम जो लिखना चाह रहे हैं वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे हम। अब इसकी हमने यहाँ पे मैंने लिखी है वैल्यू प्रोडक्ट, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू की जगह पे एक नई वैल्यू इसकी जगह पे ऐड करवाना चाह रहा हूँ, जिस नेम से मैं एक न्यू पेज बनाना चाह रहा हूँ। अब मैंने पेज बनाना है आइटम डॉट स्लग डॉट करंट की बेस पे। तो अब यहाँ पे मैंने ना इसकी एक डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे। अच्छा क्या एरर दे रहा है, अब अच्छा अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने किया क्या है यहाँ पे। मैपिंग की, मैपिंग से क्या हुआ, सारा का सारा डेटा लेकर आ गया वो, एक दो नहीं लेकर आया, जितना भी एरे इसको रिसीव वो सबका सब डेटा लेकर आ गया वो। और हमने इसको एक डिफ़ाइन किया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह पे ना तुम एक काम करो, ये रख दो इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ना इस नेम से पेजेस जनरेट कर दो। अब इस वक्त ना इसको आइटम डॉट सेलेक्ट डॉट करंट के अंदर एक नहीं मिलेगा, जितने हमने चार प्रोडक्ट्स ऐड किए ना हमने, तो चार के चार प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल गए इसको। और जब मैं बिल्ड बनाऊँगा तो वो सारे के सारे पेजेस के नहीं बिल्ड बना देगा। मैं बिल्ड बनाता हूँ इसकी। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या मिलता है। तो यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, जब तक बिल्ड बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। सर ये जो चीज़ें हम फैच करते हैं उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के नाम लिखते हैं, और इसमें आपने फैच डेटा जो इंपोर्ट किया है ये करना चाहिए किया, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फैच क्या समझा नहीं, फैच की क्या बोला आपने? जी जी, आपने ये फैच जो है इंपोर्ट किया हुआ ऊपर ना फाइल में। जी जी जी। तो कुछ को हम कर्ली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट करते हैं, कुछ को कर्ली ब्रैकेट्स के अच्छा बगैर हाँ, इंपोर्ट करते अब वो उससे क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। सैनिटी में बनाया ना फंक्शन, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने डेटा फैच किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा अब हमने यहाँ पे सिंपल नाम लिखा है और कहीं ये देखा होगा आपने, हम वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको इंपोर्ट करवाते हैं। ये डिफरेंस हमारा आता है इस डिफ़ॉल्ट फंक्शन की वजह से। अगर हम किसी भी फंक्शन के साथ कीवर्ड लिखते हैं ना डिफ़ॉल्ट का, तो फिर मतलब कि वो डिफ़ॉल्ट है, उसको हमने कर्ली ब्रेसेस के बगैर इंपोर्ट करवाना है। अब मैं अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड हटा दूँ ना, तो मुझे यहाँ पे दे देगा एरर, बोलेगा कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो है ही नहीं। अब उसको मुझे अब डिफ़ॉल्ट नहीं है, डिफ़ॉल्ट एक पेज पे ना, किसी भी एक पेज पे फंक्शन डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते। बाकी डिफ़ॉल्ट के बगैर जो सिंपल फंक्शन होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब ये है कि डिफ़ॉल्ट एक ही होगा, और अगर मैं किसी कोई और फंक्शन बना रहा हूँ डिफ़ॉल्ट के नेम से, तो वो मुझे बोल देगा कि भाई एग्जिस्ट करता है डिफ़ॉल्ट के नेम से, दूसरा फंक्शन आप नहीं बना सकते। तो डिफ़ॉल्ट होगा तो हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करना होगा। अगर डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा उसको इंपोर्ट करवाने के लिए। बिल्ड बन जाती है तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। और डेटा जो फैच किया है ना, वो मैंने जान के यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि इसमें इशू ये आता है कि सैनिटी में ना थोड़ा ये है नेक्स्ट जेएस में, क्योंकि सर्वर साइड होता है ना ये पेज हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज हमारा सर्वर साइड होता है नेक्स्ट जेएस का। और हम जो डेटा फैच करते हैं वो करते हैं इसकी जो क्लाइंट का है, क्लाइंट की लाइब्रेरी, जो क्लाइंट की फ़ाइल बनी हुई होती है। अब क्लाइंट है तो ऑब्वियसली क्लाइंट साइड होगा, सर्वर साइड फिर वो क्लाइंट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा एक तो पेज भी स्लो हो जाएगा। ऊपर से अगर हम बिल्ड बनाएंगे तो बिल्ड में वो एरर दे देगा कि भाई वो आप ना सर्वर साइड पेज पे क्लाइंट साइड डेटा इंपोर्ट कर, क्लाइंट साइड फंक्शन यूज़ किया आपने। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक ये वाली फ़ाइल जो है अलग से फंक्शन की फ़ाइल बनाई। अभी इस वक्त क्लाइंट साइड है और यहाँ पे ये पेज बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड ही है, लेकिन इसके अंदर डेटा लिखा है ना मैंने, अब ये जो डेटा फैच होकर आया ये क्लाइंट साइड है, लेकिन ये पेज सर्वर साइड ही रेंडर होगा हमारा। अब मैं आपको ना इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। अब देखें, ये हमारा जो है ये उस जनरेट स्टैटिक पैरामीटर्स के बगैर का फंक्शन है,
इसमें क्या है कि इसको प्रोडक्ट के अंदर ना सिंपल एक एम्प्टी एरे समझे, एक तरह से एम्प्टी इसको मिल गया, प्रोडक्ट मिला और कोई पेज जनरेट नहीं करवाया इसने। अब मैंने फंक्शन यूज़ किया था जनरेट स्टैटिक पैराम्स का, उससे क्या हुआ ये देखें, प्रोडक्ट के अंदर ना ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसको और उसने उसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स के पेज बना दिए ऑटोमेटिकली। इस फंक्शन से ना इसको पता लग गया कि भाई मेरे पास ना 4 प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो मुझे इन चारों की बिल्ड बनानी है आज के आज। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी बिल्ड ना बनाऊँ तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा चलने में। तो अब इसका ये अलग से एक फ़ंक्शन बनाया था हमने, उससे उसने इन चारों के ना अब इसके डेटा होगा, क्योंकि इसको बिल्ड के वक्त ना मिल गया, पेज का नाम मिल गया उसको, डेटा मिल गया उसको इस फंक्शन की बेस पे। तो उसने उन चारों प्रोडक्ट्स की बिल्ड बना दी और प्रोडक्ट इसने पहले ही ना इसका एक वो कहता है ना HTML बना कर रख दी इसने अपने पास। अब जैसे ही मैं पेज पे क्लिक करूँगा ना, अगर मैं जैसे इसमें मैंने बता करके दिखाया था आपको, जब मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो एकदम से ही डायरेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि वो ब्राउज़र में ऑलरेडी उसकी HTML रखी हुई है उसके पास, वो टाइम नहीं लेगा। मैंने क्लिक किया, उसको देखा, उसने 1 सेकंड भी नहीं लिया और उसने पेज मुझे शो करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसकी HTML ऑलरेडी रखी हुई थी उसके पास। तो ये डिफरेंस था हमारा जनरेट स्टैटिक पैराम्स के बगैर और उसके। अब ये अच्छा ये चीज़ ऑप्शन है वैसे हमारे पास, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो कभी हमारा कोड वैसे भी चलेगा मेरा और उसके साथ भी चलेगा मेरा कोड। ये था हमारा आज का सेशन, यहाँ पे जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ हमारा। अब जिसके भी जो सवाल है वो मुझसे पूछ ले, फिर हम उसको एंड करते हैं सेशन। बस सही है सर। ये जनरेट स्टैटिक पैराम्स जो आपने लास्ट में किया ना, इसको प्लीज़ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। वैसे तो समझ आ गई है, लेकिन अगर आप प्लीज़ जी जी मैं दे रहा हूँ। अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई ना कि हम फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, तो ये भी एक्सप्लेन कर दूँ मैं। तो यानी तकरीबन पता चल गया है कि आप यही कह रहे हैं कि डिले ना आए रन टाइम में ना। हाँ वो पहले से उसके पास ना फाइल बनी हुई रखी, कोड रखा हुआ होगा उसके पास। बिल्कुल। अच्छा मैं इसको कर दूँगा, एक्सप्लेन किया क्या मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अब इस फंक्शन को ना हमने एक चीज़ देनी पड़ती है कि अब इस प्रोडक्ट की जगह पे इस जो मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसकी जगह पर मैं किस नेम से पेज जनरेट करवाना चाह रहा हूँ बिल्ड टाइम पे, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे देनी पड़ती है। अब उसके लिए मुझे जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है आइटम डॉट सेलेक्ट डॉट करंट की, जिस नेम से मैं एक पेज बनाना चाह रहा हूँ, वो वैल्यू मुझे कहाँ से रिसीव होगी? वो वैल्यू मुझे रिसीव होगी जो डेटा मुझे रिसीव हो रहा है सैनिटी से। तो उसके लिए मैंने पहले डेटा फैच किया, इस डेटा के अंदर सारा डेटा मुझे रिसीव हो गया। फिर मैंने उस पर मैपिंग की कि जितना भी डेटा इसके अंदर है ना वो सारा का सारा मुझे चाहिए। अब अगर मैं फाइंड या फ़िल्टर करता हूँ उससे मुझे सारा का सारा डेटा नहीं मिलता, उससे मुझे एक कहते हैं मखसूस डेटा मिलता है, स्पेसिफिक डेटा मिलता है जो मैं उसमें एक, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि मुझे सिर्फ यही डेटा चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँगा भाई ऐसा ऐसा होता नहीं है, मुझे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर फाइंड यूज़ कर दूँ या फ़िल्टर यूज़ कर लूँ, उससे क्या होगा, 10 पेज है उसमें जो फ़िल्टर हम किसी भी बेसिक फ़िल्टर करवा देंगे वो 4-5 पेज फ़िल्टर करके लेके आ जाएगा और सिर्फ उन्हीं का वो जो है वो बिल्ड बना देगा, पहले से उसको बना देगा, स्टैटिक पेज बना के रख देगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जितना भी डेटा मुझे रिसीव हो रहा है जैसे सैनिटी से, उन सब की बिल्ड चाहिए मुझे, उन सबको आपने स्टैटिक जनरेट कर दो। इसलिए मैंने यहाँ पे मैपिंग यूज़ की है ताकि सारा का सारा डेटा जो है हमारा आ जाए यहाँ पे। और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ किया था डायनेमिकली, तो हमने यहाँ पे उसी की वैल्यू गेट की। हमने यहाँ पे कुछ और लिखूँगा तो वो गेट नहीं करेगा। ये वैल्यू और जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी तो ना मैच करनी चाहिए। इसकी जगह पे मैंने बोला भाई तुमने इसकी जगह पे ना इस नेम से पेज बनाना है, तो उसने उस नेम से पेज बना दिया। अब इस वैल्यू के पीछे क्या है, इस वैल्यू के पीछे हमने यही वैल्यू सेम यहाँ पे लिंक में भी दी है, यहाँ पे भी दी है हमने कि भाई ये इस पेज हमने, क्योंकि हमने पहले बोल दिया ना इस पेज इस नेम से आपने पेज बनाना है, तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पास कर दी। और यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू मैच करवाई है अपनी, जिस नेम से डेटा हमारे पास शो होगा। मैं अगर किसी भी शर्ट पे क्लिक करूँगा ना तो मुझे एक मखसूस डेटा आना चाहिए जिस पर मैं क्लिक करूँ। उस बेस पे मैंने यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन करवाई है, तो डेटा वो सिर्फ वही रिगेट करके आया जिस पे प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया था। तो इसलिए हमने स्टैटिक पैराम्स का फंक्शन यूज़ किया। ठीक है सर। दूसरा वो जो आप कह रहे थे स्लग वाला दिखा देंगे। अच्छा ये फेच डेटा वाला ना, हाँ। अब मैं ना यहाँ से मैंने डिफ़ॉल्ट को रिमूव कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट को रिमूव किया, देखा मुझे उसने ऊपर एरर दे दिया। एरर क्या दिया हम पहले वो देखते हैं। जी जी सर, वाला भाई बता दिया हैज़ नो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ये देखें बोले जो वेरिएबल सर आपने बनाया है स्लग वाला, वो जो उसमें आपने जो कोड लिखा था वो बता दीजिए। तो आपने कौन सा वाला ये जो हम वेरिएबल एक स्लग यूज़ कर रहे हैं, आइटम डॉट स्लग डॉट करंट, स्लग में वो चीज़ आ रही है जो हम करंटली जिस पे हमने क्लिक किया होगा ना।
हाँ वो चीज़ वो डेटा बताओ। फिल्टर हो क्या, अच्छा जी वो कैसे है, वो जी अच्छी जी चीज़ पूछी जी आपने। अच्छा इस डेटा के अंदर तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा ना। अगर मैंने 10 प्रोडक्ट्स अपलोड किए सैनिटी से, तो 10 के 10 प्रोडक्ट मुझे इस डेटा के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ ना, मुझे सिर्फ उसी का डेटा चाहिए, मुझे उसके अलावा किसी और प्रोडक्ट का डेटा नहीं चाहिए। तो उसके लिए अब फ़िल्टर का फंक्शन भी है, फाइंड का फंक्शन भी, तो मैंने वो तो पहले एक्सप्लेन कर दिया था। हमने यहाँ पे फ़िल्टर नहीं, फाइंड यूज़ किया। अब फाइंड में, फ़िल्टर या फाइंड में हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है कि भाई जब भी ये डेटा, ये दोनों चीज़ें मैच हो ना, जिसके अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती हो या दो चीज़ें मैच हो जाएं, सिर्फ वो डेटा लेकर आओ आप मेरे पास। तो अब मैंने फ़िल्टर डेटा का वेरिएबल बनाया और उसी जो 10 प्रोडक्ट, मिसाल 10 प्रोडक्ट लेकर आया, उसके अंदर मैंने ना फंक्शन चलाया फाइंड का। और मैंने ये बोला कि भाई अगर आइटम डॉट स्लग डॉट करंट, ये वैल्यू वो है जो मुझे इस डेटा के अंदर से मिल रही, जो मैंने सैनिटी से बना के जनरेट करके भेजी थी, जब ये वाली वैल्यू और जो पैराम्स के हैं, पैराम्स में इसको ऊपर टॉप पे वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए ना, सिर्फ वो डेटा लेकर आओ आप मेरे पास। यहाँ पे सर मैंने कंडीशन ही, जी जी। ये जो स्लग है ये कोई बिल्ट इन वर्ड है नेक्स्ट.js में? अच्छा या हमने ये इस नाम से कोई फाइल बना के उसमें कोड लिखा है? ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका ओवरव्यू, लेकिन इसके लिए बेहतर है आप लास्ट सेशन चेक कर लें। उसमें हमने एक प्रोडक्ट्स का स्कीमा बनाया था और वहाँ पे हमने एक ये वैल्यू जनरेट करवाई थी, एक हमने फील्ड बनाई थी स्लग की, तो उससे, और उसमें हमने सोर्स दी थी टाइटल। मतलब कि टाइटल जो है ना हमारा, टाइटल को वो स्लग में कन्वर्ट कर देगा। अब टाइटल नॉर्मली क्या होता है, अगर किड्स शर्ट है तो किड्स और शर्ट के बीच में गैप होता है ना, तो कभी भी यूआरएल में गैप नहीं होता, आपने देखा होगा। वो दो लिंक्स ना आपस में मिल रही होती हैं। तो जो स्लग है ना हमारे पास, स्लग क्या करता है, उन दो वैल्यूज़ को ना आपस में ना मिला देता है बीच में डैश लगा के। अब यहाँ पे मैंने टाइटल को कन्वर्ट करवाया स्लग के अंदर, और जब मैं डेटा अपलोड कर रहा था सैनिटी से, ये देखें, जब मैं यहाँ से डेटा अपलोड कर रहा हूँ, ये ब्लैक शर्ट लिखा है मैंने, यहाँ जनरेट पे क्लिक किया मैंने, तो उसने उसी टाइटल को स्लग में कन्वर्ट कर दिया। ये एक पैरामीटर है जो कि इसका सैनिटी का अपना बिल्ट इन एक हमें डॉक्यूमेंट मिल जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप मिल जाती है स्लग, तो वो ऑटोमेटिकली वो ये काम कर रहा होता है। बस हमें जनरेट पे क्लिक, ये वाला स्कीमा बनाया हमने, जनरेट पे क्लिक किया, उसने टाइटल को स्लग में कन्वर्ट कर दिया। और हम चाहे ना, हम किसी और भी बेस पे अपना जो यूआरएल बनाना चाहते हैं ये वाला, लेकिन नॉर्मली जो बनता है ना वो टाइटल ही होता है। किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ना हम लोग, तो वो नॉर्मली टाइटल ही चलता है हमारे सामने। तो इसलिए हमने टाइटल को ही स्लग में कन्वर्ट किया यहाँ पे, और स्लग के नेम से हमने अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट का नाम था वो यूआरएल बना दिया। सही है। सैनिटी वाला सर मैंने किया हुआ है, ये स्कीमा भी मुझे समझ आ रहा है, बस मुझे यही चीज़ आपने नई ऐड की है ना, ये जो जिसमें स्लग वाला यूज़ जी किया, ये ये नई फील्ड लास्ट बना रहे सेशन हैं वहाँ आप, पे। हाँ लास्ट सेशन आप थोड़ा सा देखिए, जहाँ पे मैंने ये चीज़ स्टार्ट में डिफ़ाइन की है, जहाँ हमने स्कीमा बनाया, तो वो चीज़ आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी हमने स्लग क्यों यूज़ करते हैं और स्लग क्यों बनाया हमने। ठीक है सर। किसी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी मेरा एक क्वेश्चन है, इस टॉपिक से हटकर है मगर, जी जी पूछूँ। तो ये पूछना था कि जो हम वर्सल का जो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीजी एडमिन और ये दोनों एक साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है? देखें, अब वर्सल में ये है ना कि हम वर्सल में लिमिट होती है, हम एक वक्त में डेटाबेस एक ही यूज़ कर सकते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो हम एक वक्त में एक ही डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तो हम या पोस्टग्रेस यूज़ कर लें या पीजी को कोई भी एक यूज़ कर लें, तो उसमें वो मसला नहीं है कुछ। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि हम एक एप्लीकेशन में दो डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली एक ही यूज़ करते हैं। कोई बहुत हैवी एप्लीकेशन है कि भाई जिसके अंदर हमें तीन डेटाबेस में डेटा भेजना है, तब जाके हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली एप्लीकेशंस में डेटाबेस एक ही यूज़ हो रहे होता है। तो डेटाबेस जब हम पीजी एडमिन का बनाएंगे तो वो वर्सल का डेटाबेस पे भी शो होगा दोनों डेटा? बिल्कुल बिल्कुल शो होगा, क्योंकि वो तो डिप्लॉय तो वो डेटाबेस वर्सल का ही है ना। तो अब जैसे पोस्टग्रेस बनाया था हमने, वो डेटाबेस जो वर्सल का ही है ना। तो हम जो भी डेटा ऐड कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, वो वर्सल पे ही शो हो रहा था। तो पीजी एडमिन का भी वर्सल पे ही शो होगा। किसी और क्वेश्चन है? अहमद भाई बस ये बता दें कि नेक्स्ट सेशन आपने किसका रखना है? अच्छा वैसे इरादा मेरा आज एपीआई के ऊपर था, लेकिन बस फिर मुझे अचानक ये चीज़ क्लिक करी कि भाई डायनामिक पेज के बगैर तो एपीआई बन ही नहीं सकती हमारी, एपीआई चलेगी नहीं डेटा पुश करने के लिए।
हम डेटा कार्ट में अगर ऐड करते हैं तो एक ही आइटम ऐड होता है ना, तो उसके डायनामिक पेज लाजमी था, तो मैंने फिर इसलिए पहले इस पर रख लिया, नहीं तो वैसे ही पे ही पढ़ानी थी यार। बस नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम डेटाबेस का रखेंगे, डेटाबेस और रिजल्ट को देख लेंगे और फिर APIs स्टार्ट होंगी बस इंशाल्लाह। तो मैं किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई, तो फिर हम इसको सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी और इसका कोड मैं पुश कर दूँगा आज के बाद, तो वो आपको मेरे गिटहब से मिल जाएगा और उसका URL मैं वीडियो के नीचे शेयर भी कर दूँगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।